और पोलैंड में फर्क ये है कि पोलैंड नेटो का हिस्सा है। अब उसमें डबल कैच, एक कैच तो ये है क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है, लिहाजा नेटो से प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर उसने नेटो का हिस्सा होते हुए कुछ इस किस्म की हरकतें की जो कि यूक्रेन करता रहा है, तो फिर रशिया को अटैक करना पड़ेगा पोलैंड पे। जब रशियन अटैक पोलैंड का मतलब ये हुआ कि रशियन अटैक ऑन ए नेटो कंट्री। उसमें नेटो का एक चैप्टर 5 है जिसको कि एक्टिवेट कर दिया जाए, तो यह है कि अटैक ऑन वन इज सीन एज अटैक ऑन ऑल। तो फिर ये हो जाए, अगर ये हो गया तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 आपके सामने रखी हुई है, उससे कोई वहीद नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो उससे बचा जा सके। तो ये है। वहीं के प्रेसिडेंट ने ये बताया पुतिन को, अभी जब हाल में गए हुए थे मॉस्को, कि साहब बहुत सी फौजें हमारे बॉर्डर पे लगाई गई हैं और दुकानें लगा दी गई हैं कि जहां टैंक्स अगर मजरूह हो जाए, उनको चोट लग जाए, तो उनको कैसे रिपेयर किया जाए, उसकी चेन कहाँ ठीक हो, उसकी तोप कहाँ ठीक हो, ये सब हो रहा है। तो किस लिए इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ क्या आप अटैक करने वाले हैं बेलारूस पे। और बात खुल के नहीं आई थी कि ये दाइश जो है, ये दरअसल उन्हीं का एक काम है। अच्छा, हम आपके तो जान पहचान के कुछ लोग इराक में, बगदाद में हैं, हमारे भी थे। हमने उनको टेलीफोन किया, हमने कहा कि जो आ रही हैं फोर्सेस मोसुल से, ये इनका कहने साहब इतने नए टैंक हैं और इतनी बंदूकें नई है, बिल्कुल लगता है जैसे फैक्ट्री से निकाल के अभी यहाँ रखी गई। अब ये फैक्ट्री से निकाल के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये कौन मुहैया कर रहा है भाई, है ना? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब के साथ हैं। वो हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो इश्यूज हैं जिस पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। इस हफ्ते में कई बड़ी खबरें हमारे सामने हैं। एक तो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक कैदियों के अदला बदली का मुआहिदा हुआ है और उसमें 5 अमरीकी जो कैदी ईरान में इवन जेल में थे, उनको हाउस अरेस्ट तक पहुंचा दिया गया है। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ इसी के साथ साथ खबर है कि 6 अरब डॉलर जो ईरान के तेल के एक्सपोर्ट के साउथ कोरिया में फंसे हुए थे, उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ है। ईरान का कुछ एक रिपोर्ट ये भी है कि इराक से भी तकरीबन 4 अरब डॉलर उसको मिलने वाले हैं, जो तेल के एक्सपोर्ट के या दूसरे कारोबार के हैं। ये एक बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक नई किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसके अलावा नाइजर में फ्रांस की एम्बेसी के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां इस वक्त एक फौजी हुक्मरान है जो 26 जुलाई को वहां पर हुकूमत का तख्ता पलट किया था। उसकी सपोर्ट में पब्लिक में एक तरह से फ्रांस के खिलाफ गुस्सा जाहिर हो रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि साउथ लेबनान में जो फिलिस्तीनियों के दरमियान टकराव हो रहा था, एक एनल हिलवे नाम का रिफ्यूजी कैंप है, उसमें भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर तक समझने वाली हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कि हम आपको इंटरनेशनल खबरें इस तरह से सादा जबान में, हिंदुस्तानी जबान में पहुंचाएं ताकि आपको आसान हो जाए और आप अपने मुल्क की, भारत की भी पॉलिसी को उसके आईने में देख सकें और समझ सकें कि आखिर हम कहां हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले ईरान और अमेरिका जो एक तरह से जानी दुश्मन एक दूसरे के हैं, ओमान के जरिए बातचीत हुई और यहां तक पहुंची, आप इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए, एक इनएविटेबिलिटी थी इस मामले में, क्योंकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मामला है और अमेरिकन हेजेमनी का कम होने का मामला है, के बारे में जो बातें हो रही हैं, जाहिर है ये अमेरिका को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन तस्लीम कर लिया है लोगों ने कि दरअसल अब दुनिया बदल चुकी है। इस बदली हुई दुनिया में वो पुराने हथकंडे कि हम ईरान से मुस्तकिल एक रकाबत रखेंगे, दोस्ती दोस्ती ना करेंगे, और दोस्ती करेंगे तो इसराइल से करेंगे, और हमारे और ईरान के रिश्ते जो हैं वो इसराइल डिक्टेट करेगा। ये अब चीजें बदल रही हैं मेरे ख्याल में, और ये कुछ अब पूरी तरह से तो यकीन नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे इतने 6 बिलियन यहाँ साउथ कोरिया से, 4 बिलियन इराक से, ये सब रिलीज किए जा रहे हैं जो कि सैंक्शंस के तहत रोक दिए गए थे। तेल वगैरह की बिक्री जो ईरान ने की थी वो रिलीज करके भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा ये है कि अब इनसे ईरान से वो उनके प्रिजनर्स, बहुत अहम बात है कि जेल से अब वो बंगलों में ले आए गए हैं। अब वो, अब आगे की बात, अब वो खेल जो है बिसात बिछा दी गई है, आगे क्या बात होती है, ये कहाँ तक पहुंचेगी, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ये कहीं न्यूक्लियर इशू को रीओपन करने की इब्तिदा तो नहीं है, और इसी तरह से धीरे धीरे हो सकता है कि ये बात आगे बढ़े। तो मेरे अच्छा, ख्याल इसमें में इसमें इसमें एक, इसमें इसमें एक चीज समझना चाहता हूं मैं कि जी, आप एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जाती तौर पर बहुत से मुल्कों में गए हैं। ईरान अ, अब से 10-15 साल पहले की जबान में वेस्टर्न कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड या कुछ भी कहने कही जाती थी। अब ईरान जिस तरह से अमेरिका से बात कर रहा है, हमने पिछले साल देखा जब बात हो रही थी यूरोप में न्यूक्लियर एग्रीमेंट को वापस लाने के लिए, उस वक्त तक भी ईरान ने अमरीकी डेलीगेट्स को उस कमरे में बैठने की इजाजत नहीं दी थी जिसमें और बाकी मुल्कों के नुमाइंदे थे। एक दूसरे होटल में अमरीकी डेलीगेट बैठा होता था और ये यूरोपियंस जाकर के समझाते थे। तो ये इस तरह से ईरान जिस तरह से बिहेव कर रहा है अमेरिकन के साथ, और ये एक नतीजे के तौर पर यह सामने आया, ये कहीं अब से पहले कुछ इस किस्म का तजर्बा और मुल्कों ने भी इतने बड़े मुल्क के सामने डट करके बात की है। देखिए, ये है इनडायरेक्ट टॉक्स का मामला, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान की टॉक्स से चल रहा है बहुत पहले से, 80s की बात है ये। तो ये एक डिप्लोमेसी का एक ट्रिक है कि भाई हम डायरेक्टली अभी उनसे नहीं बात करेंगे, हम इनडायरेक्टली करेंगे, हम उनको रिकग्नाइज ही नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनसे बात हो। अब वो इस तरह से ये घुमा फिरा के, देखिए बात धीरे धीरे वहीं आ रही है। काजमी साहब, अगर आप इजाजत दें हम्म। तो खबर वो चीज होती है, न्यूज, उसके बारे में कहा जाता है कि न्यूज इज समथिंग दैट समवन वांट्स हिडन समवेयर। हम्म। यानी न्यूज वो है जो कि आप तक, आपसे छुपाई जा रही है कहीं, हम्म। वो है। और नजर हमारी जाना चाहिए। देखिए, आगे की चीज जो सबसे अहम है, मैं आऊंगा आपके जितने इश्यूज हैं हमने रेज किए हैं, हाँ। क्योंकि आप बहुत ही पूरा कैनवस लेके चलते हैं, लेकिन इस कैनवस के पसे पर्दा जो अहम डेवलपमेंट होने वाला है, हम्म। उसका अंदाजा हमें होगा 22 से 24 अगस्त में, जो ब्रिक्स की समिट हो रही है। देखिए क्या है, उसके लिए पत्ते क्यों, वो क्यों अहम है, उस सबका असर इन इन डिटेल्स पे पड़ेगा, जो कि जिसके बारे में आप अभी तस्करा कर रहे थे। क्या बेहद परेशान हैं वेस्टर्न कंट्रीज कि इनमें इसमें कुछ कुछ फिशार पैदा किया जाए, ये कुछ लोग ना जाए। कुछ जो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सी एप्लीकेशंस आ गई हैं ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए, उसको जरा कम किया जाए, घटाया जाए। और ये तो उसके लिए मसलन अब से कुछ दिन पहले
रॉयटर्स ने एक खबर छोड़ दी, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे? जोहान्सबर्ग समिट पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे साहब? क्या पॉलिसी बदल गई है ब्रिक्स की तरफ? ब्रिक्स का तो एक सबसे बड़ा स्तंभ है। आप मालूम हुआ कि ये रॉयटर्स ने एक बलून, एक गोया काइट फ्लाइंग की थी कि इसको देखे हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या होता है। और उससे पहले सिरिल रामाफोसा जो कि प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके सामने कहा कि साहब ये इसके अंदर इसका मतलब ये है कि इनको एक खलिश है कि ये ब्रिक्स बढ़ रही है और लिहाजा ये शरारत वाले अनसोर्स्ड कहानियां छोड़ी जा रही हैं। ये एक अभी छोड़ी गई है और डाली जाएगी। उसमें एक अहम बात ये भी है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए पुतिन साहब जब वहां जाएंगे तो उनको अरेस्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं ऐसे जिसमें कि वो, तो एक अजीब और गरीब एटमॉस्फेयर बन रहा है ब्रिक्स के ऊपर। देखिए, ब्रिक्स वो चीज है जो फैल रही है। G7 को आपने टाइट कर रखा था कि हुकूमत हमारी जो हम चौधराहट अपनी करेंगे। उसमें इतनी ज्यादा परेशानी क्या है? जब ये मान लिया गया, जब मान लिया गया कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई है और वो हेजेमनी अब जाहिर है वापस नहीं जा सकती, हर एक इसको मान रहा है। आप कभी यूट्यूब पे वेस्टर्न स्कॉलर्स जो बातें कर रहे हैं उस पे देखिए, तो यही है कि अब ये हो चुका है। अच्छा अच्छा, एक चीज तो बीच में और है, माफ कीजिएगा मैं बीच में जरा इंटरवीन कर रहा हूं, वो ये कि पिछले दिनों खबर आई थी कि ब्रिक्स में जो एजेंडे में बहुत ही अहम इशू है वो डी डॉलराइजेशन का है। डॉलराइजेशन, जी, डी उसमें, डॉलराइजेशन, हाँ, उसमें उसमें लोकल करेंसीज में आपस में कारोबार करेंगे। ईरान को भी परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है, वहां के फॉरेन मिनिस्टर पहले ही जा चुके वहां पर। और बहुत से मुल्क जिनके तकरीबन तकरीबन 1.5 दर्जन मुल्क जो है वो दरखास्त दे चुके हैं, और डॉलर के खिलाफ एक माहौल बन रहा है वहां पर। तो ये रॉयटर्स का, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नकवी साहब ही बता सकते हैं कि वो एक काइट फ्लाइंग की एक खबर उड़ा दी गई रॉयटर्स के जरिए, ताकि ये देखा जाए भारत का रिएक्शन क्या है। ये भी एक तरह का इंटरनेशनल गोदी मीडिया है, ये समझने की जरूरत है। जी, बात आगे बढ़ाएं। जी जी, बिल्कुल वही है। तो बहरहाल ये कि हो सकता है कि बहुत सी मजबूरियों की वजह से वर्चुअल पार्टिसिपेशन हो, लेकिन ये इतनी अहम समिट है कि वर्चुअल और रियल में जो डिफरेंस है वो नोट किया जाएगा। यानी फिर आपको असेस किया जाएगा कि आपका रवैया दरअसल क्या है। वो पुतिन हो सकता है न जाए, वो एक टेक्निकल रीजन की वजह कि वहां वो अगर लागू हो गई वो वाली धारा के साहब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, और मजबूर है साउथ अफ्रीका की सरकार, क्योंकि उसने वो स्टैट्यूट साइन कर दिया है, वो इंस्ट्रूमेंट साइन कर रखा है जो कि इस काम के लिए है। तो वो एक हो सकता है। उसमें भी कोशिशें ये हो रही हैं कि उसको निपटाया जाए और शायद ये वहां जाए। तो ये है एक एक अजीब वक्त। ये है क्या कि ये 7 जो चौधरी है जिसको G7 कहते हैं, वो तो फैल सकता नहीं, तो फैलेगा। उसके बरअक्स ये जो ग्रुपिंग है ये फैल रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि 10, 11, 12 और ज्यादा अभी और क्या और हुआ। और और उसमें बहुत से वो मुल्क शामिल होना चाह रहे हैं जो अमरीकी पाबंदियों का अताब झेल रहे हैं। ये जी ये भी, जी ये भी एक पहलू है। ये भी है। नहीं, जी और बहुत से लोग वो भी हैं जो कि अमेरिका से पंगा नहीं लेना चाहते, जो जी कि अमेरिका से लड़ाई नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि फ्यूचर यही है, हम लोगों को मिलजुल के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में पार्टिसिपेट करना है। वो जो पुराना गया दौरे सरमायादारी गया,
तमाशा दिखाकर मदारी गया, ये जो एक सूरत हाल पैदा हुई है, उसको अब एक चीज क्या हो गई कि नॉर्थ और साउथ, एक ग्लोबल साउथ है जो कि एक्सपेंड कर रहा है, ग्लोबल नॉर्थ है जो कि इसको टुक टुक दीदम दम न कशीदम वो देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। और वो अभी वो लड़ाई बजरिया लड़ाई इन यूक्रेन, इसके समाधान में कि भाई कुछ नंबर हमारे बढ़ जाए, उसमें ये लोग लगे हुए हैं। वहां क्या होने वाला है? वहां होने वाला था, हो सकता है कि अगर शरारतें जितनी मैं देख रहा हूं कि पोलैंड को बहुत ज्यादा चढ़ाया जा रहा है कि पोलैंड जो है वो एक नया मरकज बने, और गोया क्या यूक्रेन को बाइफर्केशन की बात हो रही है क्या, क्योंकि पोलैंड बहुत से हिस्से यूक्रेन के क्लेम करता रहा है हिस्टोरिकली, तो वो वेस्टर्न एरिया इनके उसमें आ जाए। अगर आ गया तो ये तो उसके हिस्सा ही हैं नेटो के, क्या तो ये बहुत दूर की गोटे हैं। अच्छा लेकिन अच्छा, ये उसे 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 थोड़ा सा अंदर से, और अगर पोलैंड में बैठ करके कोई एक न्यूट्रल जहन से कोई बैठा हुआ सोचे, तो क्या इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि यूक्रेन को शिकार बनाया जा चुका पोलैंड नया शिकार होगा अमेरिकी पॉलिसी का? मैंने अगर जो कि हाल हुआ है, जो हाँ। हाल हुआ है यूक्रेन का, अगर यही रविश रही, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन में और पोलैंड में फर्क ये है कि पोलैंड नेटो का हिस्सा है। अब उसमें डबल कैच है। एक कैच तो ये है क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है, लिहाजा नेटो से प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर उसने नेटो का हिस्सा होते हुए कुछ इस किस्म की हरकतें की जो कि यूक्रेन करता रहा है, तो फिर रशिया को अटैक करना पड़ेगा पोलैंड पे। जब रशियन अटैक पोलैंड का मतलब ये हुआ कि रशियन अटैक ऑन ए नेटो कंट्री। उसमें नेटो का एक चैप्टर 5 है जिसको कि एक्टिवेट कर दिया जाए, तो यह है कि अटैक ऑन वन इज सीन एज अटैक ऑन ऑल। तो फिर ये हो जाए, अगर ये हो गया तो दुनिया दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 आपके सामने रखी हुई है, उससे कोई 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 बईद नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो उससे बचा जा सके। तो ये है। तो अच्छा 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 जो अच्छा था ना, अच्छा, देखिए उसमें पोलैंड का मामला जो है उसमें जोग्राफिया जरा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नक्शा देखें तो यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, बेलारूस और रूस की बिल्कुल गोया अलायंस समझ लीजिए। और वो बेलारूस के बॉर्डर पे वहीं के प्रेसिडेंट ने ये बताया पुतिन को, अभी जब हाल में गए हुए थे मॉस्को, कि साहब बहुत सी फौजें हमारे बॉर्डर पे लगाई गई हैं, और दुकानें, और वो दुकानें लगा दी गई हैं कि जहां टैंक्स अगर मजरूह हो जाए, उनको चोट लग जाए, तो उनको कैसे रिपेयर किया जाए, उसकी चेन कहाँ ठीक हो, उसकी तोप कहाँ ठीक हो, ये सब हो रहा है। तो इसी किस लिए, ये किस लिए, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ, क्या आप अटैक करने वाले हैं युग बेलारूस पे, और ये बात फिर बेलारूस के लिए पुतिन ने कह दिया है कि साहब अगर वो तो हमारे एलाई हैं, जैसे कि, या आप, हमारे पास चैप्टर 5 तो नहीं है, लेकिन बेलारूस पे अगर आपने जरा सी भी हरकत की तो फिर खुली हुई जंग हो जाएगी। ये है। तो ये बड़ा गीदड़ गपकियां दोनों तरफ से हैं। जंग कोई नहीं करना चाहता इस किस्म की जिसमें खुद फना हो जाए, लिहाजा कौन ये करना चाहेगा, तो सुइसाइडल होगा। लेकिन है, खेल खेल इस लेवल पे लाया गया है। अच्छा, एक पहलू जी, तो उसके बाद ब्रिक्स की समिट हो जाए, फिर जरा सा जायजा हम लोग लेंगे। याद रखिएगा आप ही के प्रोग्राम में कि अब ईरान के रिश्ते क्या हैं, अब ये इसराइल के रिश्ते क्या है, क्योंकि उसके बाद अगर ये तस्लीम कर लिया गया कि दुनिया इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि एक चीज होती है एटविस्टिक, यानी वो बिल्कुल बहुत सी चीजें यहाँ सोची जाती हैं और कुछ चीजें ना भी में, यानी जो जो बिल्कुल विसरल रिएक्शन है। अब वो गोरे का रिएक्शन टुवर्ड्स नॉन गोरा, व्हाइट वर्सेस नॉन व्हाइट, यार ये
यानी 400-500 साल से ये जो एक हुकूमत है, भाई अमेरिका की हेजेमनी तो एक पॉलिटिकल हेजेमनी है, इकोनॉमिक हेजेमनी है, मिलिट्री हेजेमनी है, लेकिन ये जो हम लोगों का एक रेशियल, यानी जो रेजिस्ट हो रही है नाइजर में, आप जी देख रहे हैं ना, वही जी है कि वो रेजिस्ट की जा रही है वहां। तो ये जो एक जुआ पहने हुए इंटरनेशनल सिस्टम आ रहा है, उसको भी पंक्चर किया जा रहा है धीरे धीरे। नीजर उसका एग्जाम्पल है। मैं नाइजर पे और अभी आऊंगा, आप सीरिया आपने कई दौरे किए हैं, और जी सीरिया में 2019 में ये ऐलान हो गया था कि दाइश के खिलाफ तकरीबन जंग खत्म हो गई है और सारे इलाके तकरीबन वापस हुकूमत के हाथ में आ गए। अब एक ताजा वाकया हुआ है, देर एज जोर में सीरिया की के फौजियों की बस पर हमला हुआ है, 23 लोग मारे गए हैं, और आईएस जिसे दाइश कहा जाता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अरबी एक वो नाम है जिसका ये दाइश एब्रीविएशन है, जिसका अगर अरबी में मैं बताऊं, दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, इसका एक एब्रीविएशन है दाइश, दाल अलिफ एन शीन। तो उसने इसको क्लेम किया है, जिम्मेदारी ली है। आपको अब क्या लगता है कि अब कौन सी जरूरत की वजह से दाइश को इस्तेमाल फिर से किया जा रहा है? अगर सादा लफ्जों में कहा जाए, प्रेसिडेंट बशार अल असद पर फिर से दबाव डालने की क्या ये एक जरूरत हुई है इस वक्त? आपने जिस तरह से अपने सवाल को फ्रेम किया है, उसकी जो जुबान है और जो लहजा है, उसमें आपने कहा था इसको फिर से क्यों प्ले किया जा रहा है, यानी मदारी कोई और है, यानी इनके पीछे कोई मदारी है। यानी आपके सवाल के पीछे ये एक ये बात मान ली जाए, आप ये कह रहे हैं कि बजाते खुद दाएश या आईएसआईएस कुछ नहीं है, ये कुछ लोगों की बनाई हुई साजिश है, जो कि और साजिशें ना चल पाए तो उसको उसको फिर रिविजिट किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं 2015 का एक एक 2015 में थे ना, बराक ओबामा ही थे ना जी प्रेसिडेंट। जी जी जी। जी। तो ओबामा से टॉमस फ्रीडमन, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत ही जाने माने कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था ओबामा को। उन्होंने कहा था, साहब ये जो आईएसआईएस है, ये जब इसने मूवमेंट शुरू किया बगदादी ने मोसुल से और वहां की मस्जिद से, तो आपने फौरन इसको जाके बम्बार्ड क्यों नहीं कर दिया? तो ओबामा ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, बिल्कुल खुल के। उसने कहा अगर हम तब उसके ऊपर बमबारी कर देते तो वो प्रेशर हम ना बिल्ड कर पाते नूरुल मलकी के ऊपर, जिनको कि हम निकालना चाह रहे थे। यानी आपने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि दाएश हमारे प्रेशर पॉइंट्स में से एक है, कि अगर हम चाहें तो इसको प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल्स आए और अखबारों में कि साहब ये असल में यूएस को दाएश से नहीं लड़ना चाहिए, दाएश तो खुद उन फोर्सेस से लड़ रहा है जिनके साथ अमेरिका की लड़ाई है, लिहाजा आप उनको इग्नोर कीजिए, डायरेक्टली वहां अटैक कीजिए। बल्कि कहने का मतलब यह है कि अनस्टेटेड स्टेटमेंट ये था कि आप दाएश की मदद कीजिए खामोशी से, उन पे आप क्योंकि ये खुफिया खेल है, बहुत सी जगहों पे ये खुल के तब नहीं आया था, ये 2015 की बात कर रहा हूं कि ये बात खुल के नहीं आई थी कि ये दाएश जो है ये दरअसल उन्हीं का एक आम है। अच्छा, आप हम आपके तो जान पहचान के कुछ लोग इराक में बगदाद में हैं, हमारे भी थे। हमने उनको टेलीफोन किया, हमने कहा ये जो आ रही हैं फोर्सेस मोसुल से, ये इनका कहने का साहब इतने नए टैंक्स हैं और इतनी बंदूकें नई है, बिल्कुल लगता है जैसे फैक्ट्री से निकाल के अभी यहाँ रखी गई। साहब ये फैक्ट्री से निकाल के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये कौन मुहैया कर रहा है भाई, है ना? तो फिर वो धीरे 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 ये बात रिवील हो गई। फिर क्या हुआ?
यहां से जब जंग यहाँ की धीरे धीरे फेड आउट होने लगी, इराक की या सीरिया की, तो ये हुआ कि यहाँ के अब जरूरत पड़ेगी हमें कहीं और, तो ये उड़ा के ले गए वहां नॉर्दर्न अफगानिस्तान। इसके ऊपर रूसियों ने बाकायदा, यानी उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, सर्जी लेवरोव ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें आप लोग का हाथ है। फिर खामनी खामनी ने अपने जुमे के खुतबे में ये कहा कि साहब ये कौन इनको लेके आ रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, जो एयरवेव्स हैं और इनमें कंट्रोल तो आपका है, कैसे आ रहे हैं यहाँ। और कभी ये नहीं कहा गया कि नहीं हम कुछ नहीं ला रहे किसको। तो ये एक एक गोया स्लीपिंग सेल तोड़े गए हैं, उन्हीं में से ये गोया, आप मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये जी 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 आपने अभी कहा, उस जी जी। बात की मैं तस्दीक कर रहा हूं कि शायद आपके सवाल के दरपर्दा जो जी ऑब्जर्वेशन है वो सही जी। है। वो बिल्कुल, मैं और भी इसके अलावा आपने तो कई सबूत गिनवा दिए। बेंजामिन नेतन्याहू का दाइश के जख्मी लोगों की अयादत करने के लिए इजरायली अस्पतालों में जाना हमें याद है। जी जी इसके इसके जी जी। अलावा 4x4 नई गाड़ियां, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि टैंक और ये सब, बिल्कुल इससे पहले टेररिज्म के नाम पर जो हमने आपने देखा था वो कितना असली था कितना नकली था। हालांकि उसके बारे में भी हिलरी क्लिंटन कह चुकी है कांग्रेस में, अफगानिस्तान में वहां आम तौर पर सिर्फ क्लाशनकोव तक देखा गया था, इतने एडवांस हथियार पहली बार। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बीच में आपसे ऑब्जर्वेशन लेना चाहूंगा। ये एक नया ट्रेंड चला है कि लेस देन ए वॉर, लेस देन ए फुल वॉर, ये टेररिस्ट का इस्तेमाल एक नया ट्रेंड है। अगर इन सारे सबूतों को देख करके समझा ये जाए। तो टेररिज्म टेररिज्म एज एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर इन इन अ डिफरेंट गाइस, ये है हाँ, कि भाई मिलिटेंसी जो है उसको वहां, अगर फर्ज करिए हम कोशिश करें, हम्म, हमारी इस वक्त आंख में हमें चीन नहीं पाता फर्ज हम्म, करिए, हम्म, और हम वॉशिंगटन डीसी हैं, तो हम हम्म, ये चाहेंगे कि सिंचियांग इलाके में जहाँ उइगुर मुसलमान हैं वहां किसी तरह से घुस के हम एक खलफिशार पैदा करें। हम्म, ये बिल्कुल है। आ, लोग ये नहीं जानते कि रूस के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां मुसलमान बेपनाह हैं। यानी लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो जब चेचनिया का जो झगड़ा हो रहा था कि वहां कुछ मुसलमान, अरे भाई वहां तो मुसलमान है, बहुत से स्टेट्स है जहाँ हम्म, मुस्लिम सोसाइटी है वो, और उनमें खलफिशार पैदा किया जाए, उनमें फितना परवरी की जाए, उनमें जाके जरा सा कारतूस और उस पे आग के ऊपर ईंधन डाला जाए, ये सब मुमकिन है, ये सब प्लानिंग में है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि अब ये सब लोग भी सतर्क हो गए हैं, यहाँ रूस भी है, चीन भी है, और दूसरे अब बातें जो हो रही हैं भाई साहब, वो अब ये टेररिस्ट वगैरह से बात चलेगी नहीं, अब कुछ ही, बल्कि हेनरी किसिंजर ने एक बात बड़ी दिलचस्प कही अब से कुछ हफ्ते पहले के इकोनॉमिस्ट मैगजीन में। इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है वो एक जमाने में बड़ी अच्छी मैगजीन हुआ करती थी, अब वो, मैं उसको इसलिए देखता हूँ कि उससे एक नजरिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू कि वेस्टर्न राइट विंग वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग क्या है, हम्म, वो उसको अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाता है। और उसमें उसने किसिंजर की बात में कर दूं, फिर मैं एक और बात बताऊंगा, वो ये कि किसिंजर ने कहा कि भाई आप लोगों के पास कुछ कुछ 10 साल वगैरह है, उसी में चीन मीन से समझौता कर लीजिए, क्योंकि वरना आपके हाथ से ये खेल जा रहा है। क्या मतलब? उसने कहा अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में जा रहा है, इसलिए जो कुछ आपको करना है अभी कर लीजिए, ये मैं हम्म, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक ये बात फैली हुई है कि चीन उस इलाके में इन सबसे आगे चला गया है, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस किस्म की टेक्नोलॉजी। दूसरी बात मैं इकोनॉमिस्ट की कर रहा था, इकोनॉमिस्ट और वहां के और भी थिंकर्स जो हैं वॉशिंगटन में, एक सवाल अब उन्होंने बहुत उठाना शुरू किया,
यानी बाकायदा यही उसकी हेडलाइन यही है इकोनॉमिस्ट में, कुछ पिछले हफ्ते शायद, वो ये कि सपोजिंग इंडिया एंड चाइना मेकअप, यानी परेशानी आप देखिए कि हमारी और आपकी दोस्ती हो कि भाई सपोजिंग काजमी एंड नकवी मेकअप, तो आपको परेशान, आपके पेट में चूहे क्यों कूद रहे हैं साहब? आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि ये काजमी की और नकवी की? कहेंगे सपोजिंग इंडिया एंड चाइना मेकअप, यानी हिंदुस्तान का रोल इस वक्त वाकई में दुनिया में ऐसी जगह है जो पहले कभी नहीं था। इस हद तक जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी कल, उसमें ये परसों इसमें पार्लियामेंट्री डिबेट नो कॉन्फिडेंस मोशन में, हम जहां पहुंच गए अभी कि वो थर्ड हो जाएंगे, इकोनॉमी के नहीं होंगे, अब नहीं जानते, लेकिन ये जरूर है कि अब हिंदुस्तान की वकात दुनिया की तमाम तंजीमों में बहुत आगे हो गई है। और उसका एक पहलू ये है कि क्योंकि चीन बहुत बड़ा थ्रेट बन के आ रहा है, लिहाजा काउंटर वेट हिंदुस्तान को किसी तरह से बनाना है। अगर हमारे अंदर वो सलाहियत है तो मौका इससे अच्छा और न मिलेगा। यानी आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी चीन का नाम जो नहीं ले रहे, उसमें वो गुंजाइश बाकी छोड़ रहे हैं कि चीन और भारत की दोस्ती हो जाए, जो अमेरिका में बैठे हुए लोग नहीं, सोच। चीन और भारत की दोस्ती ना हो जाए, लेकिन ये अगर ये गुंजाइश छोड़ दें तो जो मार्केट में जो वेस्ट है, जो वॉशिंगटन डीसी है, वो अगर बिल्कुल तय हो गया कि हम आपकी गोद में बैठे हुए हैं तो खेल खत्म। लेकिन अगर हम जरा सा इस बात की सस्पेंस को लाइव रखें कि ये भी हो सकता है, तो उससे आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। अगर उसको उस खिला को छोड़ दिया जाए कि भाई ये क्या ये हो सकता है, अरे तमाम इकोनॉमिस्ट ऐसी मैगजीन ये एडिटोरियल लिख रही है कि सपोजिंग इंडिया एंड चाइना मेकअप, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये तो एक बहुत बड़ा हमारे हाथ में अस्त्र है कि अगर हम इसका ये इसको हम जैसे यूं खोलिए, मुट्ठी यूं खोलिए तो यूं बंद कर लीजिए, यूं खोलिए और यूं बंद कर लीजिए। ये तो ये एक अच्छी मतलब फायदेमंद डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, मैं आखिर में मैं मुख्तसर आपसे नाइजर के बारे में पूछना चाहूंगा। वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्रांस के खिलाफ, और उन प्रोटेस्ट में नाइजर के और रूस के झंडे नजर आ रहे हैं, जो फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट है। इसके क्या मानिए? देखिए, पहले तो ये समझ लें कि वहां हो क्या रहा है। एक तो डीकॉलोनाइजेशन का जो मामला है, फ्रैंकोफोन अफ्रीका जिसे कहते हैं, फ्रैंकोफोने अफ्रीका। फ्रैंकोफोन का मतलब है वो जो कि पहले फ्रेंच कॉलोनीज थी, यानी जैसे कि हिंदुस्तान पहले बर्तानिया की कॉलोनी थी और नाइजीरिया जैसे बर्तानिया की कॉलोनी थी, बायाफ्रा वगैरह बन के, वैसे ही जो चीन जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं वहां से फ्रांस ने, ठीक है, ये तो 60s में जबकि अल्जीरियन वॉर खत्म हुई है, अल्जीरियन वॉर के बाद ही ये हो गया था कि एक डीकॉलोनाइजेशन का फेज शुरू हो गया था, उसको ये और कंक्लूड करना चाह रहे थे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त ये उस नतीजे पे पहुंचे हैं जबकि कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चीन और रशिया से राइवलरी इसलिए बढ़ गई है कि वो यूक्रेन जंग की वजह से, और उन्होंने उनके यहाँ पे पकड़ अफ्रीका पे बहुत मजबूत है, क्योंकि आप जब दुनिया में इधर उधर लगे हुए थे, आप जब वेस्ट एशिया पे लगे हुए थे, आप जब एशिया पे लगे हुए थे, आप जब साउथ ईस्ट एशिया पे लगे हुए थे, आप जब लैटिन अमेरिका पे लगे हुए थे और अफ्रीका पे आपकी नजर नहीं थी, तो वहां पे दो ममालिक चीन तो बहुत आगे, बिल्कुल चींटियों की तरह हर जगह उनकी तंजीमें और डेवलपमेंट, लिहाजा पकड़, और रूस। तो अब एकदम से ये झिझक आई कि भाई हम तो यहां से हट रहे थे, देखिए तो इस खिला में तो रूस आ गया। अब आपने उस बात की तस्दीक कर दी कि वहां जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो झंडा लिए हुए थे रूस का भी। अब ये उसमें बात वाज़ेह हो गई कि जो मैं कह रहा था कि अब
क्या रिकॉलोनाइजेशन होगा, या ये कि रिकॉलोनाइजेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या अभी हम रुक जाएं? ये है, उस सिचुएशन में है कि क्या भाई अभी छोड़ के ना भागो, अभी देखो ये लोग आ रहे हैं, इनकी पकड़ वहां पे ऑलरेडी है। तुम्हारा जो कॉलोनियल किसी हद तक एक एक अपील थी, उसको अगर हो सके तो रिवाइव करो भाई। ये है अफ्रीका की दूसरी जंग, तीसरी जंग अब इब्तिदा है ये। तो ये कॉलोनाइजेशन, रिकॉलोनाइजेशन, ये एक अजीब, यानी इन बड़े मुल्क जो देखिए काजमी साहब, असल में एक बात एलिमेंट्री है। हाँ, मैं इक्तिसादियात यानी हाँ, इकोनॉमी का स्टूडेंट तालिब इल्म नहीं, जी जी लेकिन उतना ही जानता हूं जितना मैं दुनिया में लोगों से बात करके, आपसे और जी तमाम फॉरेन मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके मैं समझ पाया हूं। देखिए, जब तक कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को आप एक कमरे में बंद करके नहीं चला। हम्म, कैपिटलिज्म वो जानवर है जिसको कि कमोडिटीज चाहिए, हम्म, जिसको कि वो चीजें चाहिए जो कि अफ्रीका में मिनरल्स चाहिए, हम्म, समझे? तो उसके लिए कहाँ से, यानी एक जगह अगर कैपिटलिज्म एक यूरोप के अंदर नहीं हो रह सकती, उसको चाहिए उसकी रीच बाहर, ताकि वहां से सामान आए, वहां से जब चिप्स चाहिए मसलन, तो जी ये जी तो वहां यूरोप में नहीं है, तो आप ताइवान से लाइए, तो जी यानी आपके आर्म्स जो है वो फैले रहे। इसका मतलब यह है कि कैपिटलिज्म को सस्टेन करने के लिए इंपीरियलिज्म की भी जरूरत है, यानी आपको बाहर आपके असरात रहे। तो ये जो है कॉन्ट्रडिक्शंस, हाँ, दुनिया एक तरफ जा रही है लेकिन कैपिटलिज्म की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो ये देखने के काबिल चीज है। मैं इसके जवाब न दे पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं इक्तिसादियात के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं तो ये बात निकल के आती है। ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, इसलिए कि देखिए बिल्कुल अब अभी जिस तरह से साउथ एशिया में भी या हमारे एशियन यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास भी अगर आप देखें, वहां भी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, यहाँ जो अब आने वाला इलेक्शन का सीन है ना, वहां भी कुछ ऐसे मुदाखलतें नजर आ रही हैं। नकवी साहब से अगली बार किसी मौके पर बात करेंगे, वक्त की कमी की वजह से इसको हम आगे नहीं ले जा रहे, लेकिन चीजें सोचने समझने की हैं कि अपने आसपास भी मुल्कों पर नजर रखी जाए, और क्या कुछ है ये कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म का खेल दुनिया को किस तरह से किस तरफ ले जाना चाह रहा है, ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसकी बका अगर जरूरी है, हाँ तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, और जी जी दोनों एक साथ अगर चले तो क्या दुनिया चलने देगी? जी जी, ये और डिलेमा अगर ये दुनिया के सामने ये है। और अगर ये नहीं चल पाई, अगर ये मर गई, तो ये दोनों एक साथ मरेंगी, ये भी है। जी 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 जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, काजमी साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।